हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल कंडक्शन। तो आज स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कन्वेक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स। देखो, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैटर के पार्टिकल्स हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मूव करते हैं। ठीक है, कंडक्शन में होता था मूव नहीं करते थे, केवल हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती थी। लेकिन कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट के जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इस तरीके से हीट मूव करती है। इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स। ये जो प्रोसेस है कन्वेक्शन वाला प्रोसेस, वो केवल फ्लूइड में हो सकता है, मतलब लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल है, सॉलिड में। अब ये जो प्रोसेस होता है कन्वेक्शन, ये बेटा टू टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल कन्वेक्शन। तो देखो, इन दिस ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। व्हेन ए फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम बिलो, द हॉट पार्ट एक्सपेंड्स एंड देयरफॉर बिकम्स लेस डेंस। बिकॉज ऑफ buoyancy it rises and the upper colder part replaces it. The process goes on. देखिए, जैसे मान लीजिए एक बीकर में वाटर है और इसको हम हीट अप कर रहे हैं बॉटम से। तो यहां पर ग्रेविटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लोअर वाले हैं, उनको जब हम हीट अप करेंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लगता है। तो इनकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि मास जो है वो इनका कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी डेंसिटी जब कम होने लगती है तो ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू लोअर डेंसिटी। और जो हायर डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे आना शुरू कर देते हैं। और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर से हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल जो है वो लेस डेंसर हो जाएंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो देखो बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो लोअर डेंसिटी वाले हैं, और जो हायर डेंसिटी वाले हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। तो इस तरीके से नीचे वाले जो लोअर डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, हम देख रहे हैं कि वो हीट लेकर के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि जो मैटर है यानी कि जो लिक्विड है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह अंदर ही अंदर ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है वो नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसमें हम हीट को फोर्सली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि पंप के द्वारा या कोई और फिजिकल मींस के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में जो ब्लोअर होता है उससे हम हीट का ट्रांसफर जो है वो रूम में करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंदर एक फैन लगा होता है और एक हीटिंग फिलामेंट होता है। तो फैन जो है वो हीटिंग फिलामेंट से हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सट्रैक्ट करके फोर्स करके उसको रूम में भेजता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये था कन्वेक्शन। समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेडिएशन पर। ठीक है, दिस इज द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। इन दिस मोड द हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये जो रेडिएशन होते हैं ये हॉट बॉडी से जो हीट का ट्रांसफर होता है दूसरी जगह, वो रेडिएशन के फॉर्म में होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। रेडिएशन जो है वो मीडियम रिक्वायर नहीं करते, बिना मीडियम के भी ये रेडिएशन मूव कर सकती है, और मीडियम है तो भी ये मूव कर सकती है। रेडिएशन फ्लोस विदाउट हीटिंग मीडियम। जब रेडिएशन फ्लो करती है मीडियम में, तो ये मीडियम को हीट अप नहीं करती। जैसे मान लीजिए सन से ग्राउंड पर रोशनी आ रही है, अपनी अर्थ पर रोशनी आ रही है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप नहीं होता है ड्यू टू सन रेज। ठीक है, सन रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट्स पाथ इज स्ट्रेट लाइन एंड इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। इसका जो पाथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में रेडिएशन मूव करते हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसमिशन का। और ये लाइट की वेलोसिटी से मूव करती है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। all bodies all bodies emit radiant energy whether they are solid, liquid or gas due to their temperatures। देखिए, जितनी भी बॉडीज होती हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो,
वो अपने टेम्परेचर की वजह से हीट रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, यानी कि रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। रेडिएशन बाय ए रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम फिलामेंट लैम्प इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। मान लीजिए कोई रेड हॉट आयरन है, उससे जो रेडिएशन निकल रहे होंगे, या फिर जो बल्ब का फिलामेंट होता है उससे जो रेडिएशन निकलते हैं, उन रेडिएशंस को कहते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन दिस थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन अदर बॉडीज इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड पार्टली एब्सॉर्ब। देखिए ये जो थर्मल रेडिएशन होते हैं, ये जब किसी और बॉडी के ऊपर फॉल करते हैं तो ये कुछ एब्सॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। The amount of heat that a body can absorb by radiation depend on the color of the body। ठीक है, देखिए ये जो हीट रेडिएशंस जब किसी बॉडी के ऊपर फॉल करते हैं तो कितनी अमाउंट में ये हीट के फॉर्म में उस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ये उस बॉडी के कलर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उस बॉडी के कलर पर डिपेंड करता है कि वो कितना हीट का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और कितना इमिट करेगी। समझ रहे हैं ना बात? We find that black bodies absorb and emit radiant energy better than bodies of lighter colors। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो रेडिएशन इमिट भी अच्छा करती हैं, यानी गुड इमिशन होता है उनका और गुड एब्जॉर्प्शन भी होता है उनका। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लाइटर कलर बॉडीज। ठीक है, जो डार्क कलर की बॉडीज होती है, जो ब्लैक बॉडीज होती है, वो गुड इमिशन करती है, गुड एब्जॉर्प्शन भी करती है इन कंपैरिजन टू लाइट कलर बॉडीज। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहां पर एक ग्राफ दे रखा है हमको जिसमें रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ ये वाई एक्सिस पर दिया हुआ है और वेवलेंथ एक्स एक्सिस पर दे रखी है, और ये ग्राफ हमको मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे बॉडी कोई T1 टेम्परेचर पर है, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये T1 के टेम्परेचर पर है, तो ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है उसमें जीरो वेवलेंथ के रेडिएशन से लेकर के इनफाइनाइट वेवलेंथ के रेडिएशन के सारे रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो हमको ग्राफ दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से, ये T1 टेम्परेचर पर एक बॉडी का ग्राफ है। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी और वेवलेंथ का। तो यहां पर देखो करीब जीरो वेवलेंथ से लेकर के इनफाइनाइट तक की जो वेवलेंथ है, लगभग सारे सारे रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होगी जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग उस बॉडी से मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उस बॉडी में ऐसी भी होती है जिसके करस्पॉन्डिंग उस बॉडी से मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही होती है। ठीक है, अब अगर इस बॉडी का टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर चेंज करके T1 से T2 कर दिया हमने, ठीक है, और हायर कर दिया, तो जब हम हायर टेम्परेचर कर देंगे तो उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से देखो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बन के आएगा, और इस कंडीशन में जो अप पीक मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब हायर टेम्परेचर वाली बॉडी अगर है हमारे पास इससे, तो अब हम देखेंगे कि इस बॉडी से जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही होगी वो वाली वेवलेंथ अब पहले के कंपैरिजन में शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो लैम्डा m2 अब ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई। समझ रहे हैं ना बात को? तो वेवलेंथ लैम्डा m फॉर विच एनर्जी इज द मैक्सिमम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके बाद वीन्सले इन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था, उसमें बताया था द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड टी। लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग उस टी टेम्परेचर वाली बॉडी से मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है, तो ये लैम्डा एम इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन ये वीन ने बताया था कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, और लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। इस कांस्टेंट को बी से डिनोट करते हैं, इसको वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर के लिए। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर टी का है तो इस बॉडी से
जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही होगी उसकी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा एम होती है। तो लैम्डा एम इंटू टी, ये बी यानी कि कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको हमेशा यूज करना है। समझ आया बेटा? इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है कि स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ये देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई बॉडी टी टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट का है, और टी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी नॉट है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में इस बॉडी से जो नेट पावर इमिट हो रही होगी, उस पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। यहाँ पर सिग्मा जो है वो कहलाता है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 5.67 टू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 की इक्वल होती है। इसको आपको याद रखना है। ए जो है वो बॉडी का सरफेस एरिया है, ये वाली जो बॉडी है इस बॉडी का सरफेस एरिया जो है वो ए है, और टी इस बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, यानी कि जो परफेक्ट रेडिएटर होती है उस वाली बॉडी के लिए। अब अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बॉडी है, उससे जो पावर इमिट हो रही है, अगर उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर नॉर्मल बॉडी फिर ये फॉर्मूला हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। P इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4। यहाँ पर जो ई आ रहा है इसको कहते हैं इमिसिविटी ऑफ द बॉडी, और ई की वैल्यू 1 होती है फॉर परफेक्ट रेडिएटर या परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, और बाकी नॉर्मल बॉडी के लिए ई की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तो जैसी भी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ई की वैल्यू गिवन होगी। अगर नॉर्मल बॉडी होगी तो ई गिवन होगा, लेकिन अगर परफेक्टली रेडिएटर या परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी तो ई की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कभी कभी नहीं भी गिवन होता है। समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अगर यही वाली जो बॉडी है टी टेम्परेचर पर, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो उस कंडीशन में ये बॉडी रेडिएशन एनर्जी इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। तो जो नेट रेडिएशन ये इमिट करेगी उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, जहां पर टी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर है और टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर नॉर्मल बॉडी हुई तो ई इमिसिविटी भी आ जाएगी यहाँ पर, तब फिर फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा ए ई और ब्रैकेट में टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है उस कंडीशन। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी इज इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। यहाँ पर थीटा 1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक है, थीटा 2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर है बॉडी का। थीटा नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होता है। के कांस्टेंट है। टी वो टाइम है जितने टाइम में बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 से थीटा 2 चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको करा देता हूं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, एक बॉडी है कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T टू 2T इन 10 मिनट। द रूम टेम्परेचर इज T। assuming that Newton's law of cooling is applicable, find temperature of body in next 10 मिनट। नेक्स्ट 10 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर निकालना है। तो देखो इसको मान लेते हैं हम, थीटा 1 है इनिशियल टेम्परेचर हो गया, ये फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 हो गया बॉडी का, और ये टाइम हो गया जितने टाइम में ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और रूम का टेम्परेचर टी है, इसका मतलब ये हमको थीटा नॉट दिया हुआ है। तो देखिए एक इक्वेशन बनेगी 3T माइनस 2T अपॉन 10 विल बी इक्वल टू के 3T प्लस 2T। ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट यानी कि टी। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब सेकंड कंडीशन में देखो, अब सेकंड कंडीशन में 2T हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, ठीक, थीटा 1, और यहां से टेम्परेचर मान लो फाइनल वाला होना है
टी डैश जो हमको निकालना है ये हो जाएगा थीटा 2। और ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितने टाइम में, 10 मिनट में। ठीक है, टाइम दे रखा है हमको 10 मिनट। और सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी कि थीटा 0 की वैल्यू वही टी के इक्वल है। तो दूसरी इक्वेशन देखिए बन जाएगी 2t माइनस टी डैश अपॉन 10 इक्वल टू के 2t प्लस टी डैश अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल कर देना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे ये 3t में 2t गया तो t बचा ऊपर, और नीचे 2t माइनस टी डैश, एंड दिस विल इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ब्रैकेट के अंदर ये 2t से 2t कैंसिल, ये ऊपर 3t आ जाएगा और नीचे 2t एलसीएम वाला। यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 2t से 2t कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा टी डैश और नीचे 2। ठीक है, ये 2 आएगा बेटा, और यहाँ भी 2 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो ये t से t भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये t डैश इधर आएगा और इक्वल टू 2t माइनस टी डैश। तो यहाँ से देखो 2t माइनस टी डैश और इंटू 3 भी है बेटा, ये है ना, 3 को और मल्टीप्लाई करो तो ये 6t माइनस 6t डैश, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टी डैश के। ठीक है, एक मिनट, इसको फिर से सॉल्व करते हैं जरा कायदे से। ये 2t माइनस टी डैश और इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2t माइनस टी डैश एंड दिस विल इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा ऊपर, और यहाँ कितना बचा, टी डैश, ये टी डैश के इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 6t माइनस 3t डैश इक्वल टू टी डैश, तो 6t इक्वल टू 4t डैश, तो यहाँ से t डैश विल बिकम 6t/4, 2 से और काट दो तो 3t/2 आ जाएगी। ठीक है, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये था हम लोगों का कन्वेक्शन और रेडिएशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट टर्न पर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।